वहां के जो कुल देवता हैं उनके नारे, व्यवस्था बना के अलग अलग जातियों में अलग अलग कुल देवता है, उनके नारे लगा के ही वो सारे काम शुरू करते हैं। मैं जोधपुर की इस पावन धरती पर यहाँ उपस्थित हक वंचित समाज के सभी पहरेदारों का स्वागत करता हूं। आप वो योद्धा हैं जिन्होंने मेरी एक आवाज पे हमेशा इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। पीछे हो जाओ भाई, मीडिया के लोगों, किसने कहते तुम्हें बिल्कुल सामने खड़े होकर बनाते? पीछे हो जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तमाशा देखने के लिए? तब तक मैंने आपको आवाज लगाई, जब जब यहाँ समाज पर मुसीबत पड़ी तब तक आपने हुंकार भरी और पूरे देश को बताया कि आप कमजोर नहीं। मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। 19 तारीख को हमारा चुनाव खत्म हुआ। 19 तारीख से पहले मैंने किसी तरफ नहीं देखा क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा जो पूरा ध्यान था वो उस चुनाव पे था जिस चुनाव में मुझे रिजल्ट देकर आपकी आवाज को दिल्ली पहुंचाना। फिर मैंने अनिल जी से और सतपाल जी से, जो कि मेरे साथ ही वहां मेहनत कर रहे थे, मैंने इनसे पूछा कि भाई आप वहां क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई 3-4 साथी हमारे हिम्मत करके लड़ रहे हैं। मैं तो हिम्मत मानता हूं कि जहां सब पैसे वाले लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े धन्ना सेठ लड़ रहे हैं, वहां हमारे 2 गरीब कार्यकर्ता भी लड़ रहे हैं। भारत की राजनीति को मैं इस तरह समझ पाया हूं कि जिन उद्देश्य के लिए लोकतंत्र आया था वो कहीं ना कहीं छिप गया। लोकतंत्र का उद्देश्य यह था कि राजतंत्र में तो राजा महाराजा राज करते थे, पैसे वाले लोग राज करते थे, लेकिन लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था की गई संविधान के जरिए कि जनता का एक पैसा खर्च नहीं होता वोट देने में, लेकिन वो अपने वोट से अपना भविष्य बना सकती, अपनी किस्मत बदल सकती, अपनी समस्याओं को खत्म कर सकती, स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त कर सकती, और तो और वो भी तरक्की की तरफ आगे बढ़ सकती, अपने क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती, विकास के रास्ते खोल सकती। लेकिन जो लोग लंबे समय से सत्ता में बैठे थे वो इसे कैसे बर्दाश्त करते? तो उन्होंने इस राजनीति में पैसा, बहुत बुरी तरह पैसा डबो दिया। क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़के आया तो मैं समझता हूं कितना पैसा खर्च होता है। आज एक गरीब के बेटे की हैसियत नहीं कि वो चुनाव लड़ ले, बहुत पैसा खर्च होता है। और उन्होंने जनता को भी इस तरह तैयार कर दिया कि जनता भी उंगली लगा के बैठती है कि चुनाव आया तो कोई मेला आया, कुछ मिलेगा। असल में हम लोग वोट की ताकत को समझ ही नहीं पा रहे कि वोट है क्या। वोट हथियार है, जिस हथियार के जरिए आप अपनी सारी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। संविधान ने आपको 2 ताकतें दी हैं, पहली एजुकेशन और दूसरी वोट। जो पढ़े लिखेगा वो सही गलत को समझ पाएगा, जो पढ़े लिखेगा वो आगे बढ़ पाएगा, जो पढ़े लिखेगा वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, IPS, जज, पटवारी, सेक्रेटरी, कलेक्टर, तमाम तरह के पदों पर जा सकता है। सरकारी व्यवस्था में, प्राइवेट व्यवस्था में भी प्राइवेट नौकरियों में आ सकता है। और जो पॉलिसी बनाने का काम है वो वोट के जरिए होगा कि जिनके पास, जिनकी वोट की ताकत बनेगी वो विधानसभा और लोकसभा में बैठ के पॉलिसी बना के अपने लोगों का हित कर सकते हैं और अपने प्रदेश का, क्षेत्र का हित कर सकते हैं। कैसे? इस बात को समझो, जो लोग स्टेट में सरकार में बैठे वो पॉलिसी बना दें कि हर तरह की पढ़ाई मुफ्त होगी, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा, तो गांव में रहने वाले किसान मजदूर का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज आराम से बन सकता है अगर वो पॉलिसी बना दे। लेकिन पॉलिसी तो नहीं बनी ना। पॉलिसी तो ये है, अगर MBBS करनी है, गवर्नमेंट की सीटें तो बहुत कम है, प्राइवेट में जाओगे तो 1.5-2 करोड़ रुपए का
प्रबंध करना पड़ेगा। इसका मतलब एजुकेशन में बराबरी नहीं, हेल्थ सेक्टर में अगर पॉलिसी बन जाए कि किसी भी तरह की बीमारी हो सबका इलाज गरीबों के लिए मुफ्त होगा या बहुत कम दामों पे होगा, जैसे सरकारी अधिकारियों को नेताओं को सुविधा मिलती है ऐसी मिलेगी। अगर पॉलिसी बन जाए तो हर व्यक्ति को आसानी से इलाज मिल सकता है, लेकिन पॉलिसी तो नहीं है। पॉलिसी तो ये है कि अमीरों के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं और गरीबों के लिए सरकारी हॉस्पिटल, जिन सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं, दवाइयां नहीं, डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, टेस्ट नहीं होते। तो इसका मतलब ये जो लोग बड़े बड़े दावे वादे करते हैं, सरकारें कहती है कि हमने इतने अच्छे हॉस्पिटल बना दिए गरीबों के लिए, जनता के लिए, इतने अच्छे स्कूल बना दिए। मेरा सवाल ये है कि अगर ये स्कूल इतने अच्छे हैं तो आप अपने बच्चों को विदेश में क्यों पढ़ाते हो? स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते जिन स्कूलों को आप जनता के लिए बना के खड़े किए आपने? क्या तो ये स्कूल अच्छे नहीं है, या फिर आपने झूठ बोला है जनता से कि हम आपके लिए अच्छी व्यवस्था का प्रबंध कर रहे हैं? अच्छा तब होगा जब कलेक्टर का बेटा, मंत्री का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, विधायक जी का बेटा, डीएम का बेटा, एसएसपी का बेटा, सीओ, थानेदार का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा जहां मजदूर का बेटा पढ़ता है, जहां किसान का बेटा पढ़ता है। एक चेयर पे मंत्री जी का बेटा बैठा होगा, दूसरी चेयर पे मजदूर का बेटा बैठा होगा, तब जाके मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई आएगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। उसी तरह से जहां मंत्री जी का इलाज हो रहा है, उनके परिवार का इलाज हो रहा है, अधिकारी के बच्चों का इलाज हो रहा है, उनका इलाज हो रहा है, उन्हीं अस्पतालों में गरीबों के बच्चों को भी इलाज की व्यवस्था होगी। मुझे लगता है तब जाके बदलाव आएगा। मेरे कहे से पिछली बार आपने जो पिछली सरकार ने अपराध किया था उसको तो सजा दे दी, लेकिन मैंने आपको उसको सजा देने के लिए नहीं कहा, मैंने आपको अपनी ताकत बनाने के लिए कहा। आपने उस सरकार की गलतियों को सजा देने के लिए दूसरे लोगों को मौका दे दिया, लेकिन मैंने तो आपसे कहा था कि दूसरे लोगों को मौका मत दो, आप आजाद समाज पार्टी के लोगों को मौका दो। तब हमारा आरएलपी से यहाँ गठबंधन था, आपने 14.5 लाख वोट हमें दिए, लेकिन सीटों में आपने हमें इतनी मदद नहीं की। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अब जो सेंटर में सरकार है उसको बदल के अगर आप दूसरी सरकार लाना चाहते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उस सरकार के साथ साथ आपके लोग भी जीत के पार्लियामेंट जाएं और आपके क्षेत्रों के लिए बोलें। क्या आपके क्षेत्रों में रोजगार की समस्या नहीं है? बताओ मुझे हाथ उठा के, है या नहीं है? है? क्या आपने कभी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मुंह से सुना पार्लियामेंट में कि उसने कहा हो कि साहब हमारे यहाँ उद्योग धंधे लगने चाहिए जिससे कि हमारे नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था हो सके? कभी सुना आपने 5 साल में? बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए? बताओ, बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए? क्या आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मुंह से सुना कि भाई हमारे क्षेत्र में हायर सेंटर नहीं है, गरीबों के इलाज के लिए एम्स जैसे हॉस्पिटल बनने चाहिए? कभी सुना आपने? जानी कि आपकी समस्या आपके नेताओं की समस्या नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वोट का सही इस्तेमाल करो, डरो मत, जीवन में बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए वोट करो और वोट की ताकत बनाओ। जब तक आप वोट की ताकत नहीं बनाओगे तब तक आप कुचले जाओगे, तब तक ये ताकतवर लोग आपका तमाशा देखते रहेंगे। और आप अपने मन से पूछ के बताओ, मैं वहां से यहां तक देख रहा था, क्या है आपके क्षेत्रों में जिन पे आप गर्व करके कहो कि यहां बहुत बदलाव? एक जहां तक मैं मानता हूं यहां पत्थर का काम है इस क्षेत्र में। आपको मजबूरी में वो पत्थर का काम भी आपके पास नहीं है मेरे लोग। आप वहां लेबर का काम तो कर सकते हो या गाड़ी चला के उसको ढोने का काम कर सकते हो, आप उसमें मालिक नहीं। आपको अगर तरक्की देश में चाहिए तो सरकारी सिस्टम को बचाना पड़ेगा और सरकारी सिस्टम में ही आप नौकरियों पे जाके पहला परिवर्तन कर सकते हो और उसके बाद अपनी वोट से ताकत बना के दूसरा परिवर्तन कर सकते हो। जब तक आपके बीच के लोग कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं होगा। या पुलिस के लोग बड़े पैमाने पे हैं, मेरी हर बार इनसे झगड़ा रहता है। झगड़ा भी इसलिए रहता है कि मैं जब भी यहाँ आता हूं तो देखता हूं कि कमजोरों पे जुल्म हो रहा है और ये मजबूरी में सरकार के हिसाब से काम करते हैं, इसलिए मेरा इनसे झगड़ा रहता है। मेरा झगड़ा इनसे कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये मजबूरी में सरकार के इशारे पे काम करते हैं और कहीं ना कहीं इनके काम से जनता को तकलीफ होती है, इसलिए मैं इनसे झगड़ा करता रहता हूं। लेकिन इनको भी नहीं पता
कि कब ये सरकार जो सेंटर में बैठे इनको प्राइवेट कर देगी, इनको भी नहीं पता। इनको भी नहीं पता कब इनकी नौकरी इनसे छीन ली जाएगी। जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, हो सकता है कल इनके बच्चों को भी नौकरी ना मिले। ये भी धन्ना सेठों के बेटे नहीं है, ये भी किसान मजदूर के बेटे हैं। किसी नेता का बेटा जो है हवलदार